हेलो नमस्ते नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टूडेंट्स कॉर्नर पर। और हम लोग इस चैनल पर इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में इंडियन नेशनल मूवमेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और इंडियन नेशनल मूवमेंट्स में हम लोगों ने अभी तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को फिनिश कर लिया है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद हमारा बंगाल विभाजन चल रहा था, जो कि कंप्लीट हो चुका है। बट उसमें अभी एक छोटा सा टॉपिक बाकी है, जिसको हम लोग बोलते हैं महत्वपूर्ण कथन, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द बंगाल डिवीजन। तो पहले अगर स्टेटमेंट की इसमें हम बात करें, कई जो महान जो समय लीडर्स हुआ करते थे और जो वायसराय थे, उनके द्वारा कई सारे स्टेटमेंट्स दिए गए थे जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो गए। हम उन्हीं स्टेटमेंट्स की बात करेंगे। जो कि पहला स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं तो पहला स्टेटमेंट है लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिया हुआ। स्टेटमेंट में यह कहा है लॉर्ड कर्जन ने कि बंगाल का जो विभाजन है, बंगाल विभाजन शासन के आराम के लिए नहीं किया गया है, शासन के जो बोल सकते हैं कि शासन की सुविधा के लिए नहीं किया गया है, बल्कि शासन की सुविधा के लिए नहीं किया गया है, बल्कि बंगाल विभाजन की आड़ में एक इस्लामिक राज्य बनाया जा रहा है, मुस्लिम राज्य बनाया जा रहा है, जिसमें इस्लाम और इस्लाम के अनुयायियों की क्या होगी, प्रधानता होगी। तो ये स्टेटमेंट दिया गया है लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो स्टेटमेंट है बंगाल विभाजन शासन की सुविधा के लिए नहीं, शासन की सुविधा के लिए नहीं, बल्कि इसकी आड़ में एक मुस्लिम प्रांत का गठन हुआ है, मुस्लिम प्रांत का गठन हुआ है, जिसमें इस्लाम और इस्लाम के अनुयायियों की अनुयायी मतलब होता है फॉलोअर्स, है ना, जो इस्लाम धर्म को मानते हैं मुस्लिम लोग, इस्लाम और इस्लाम के अनुयायियों की प्रधानता होगी, है ना, इस्लाम और इस्लाम के लोगों की प्रधानता होगी। मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको कल एक सर्किल बनवाकर, मतलब इसको आपको मैंने बंगाल बताया था, बंगाल में मैंने इस साइड बताया था ये हिंदू बाहुल्य क्षेत्र हुआ करता था और ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हुआ करता था जब उनके बंगाल का डिवीज़न हुआ। और इधर आपको हिंदी उड़िया भाषाई लोग ज़्यादा हुआ करते थे, बंगाली भाषा के लोग कम हुआ करते थे। और इधर हिंदी उड़िया के कम हुआ करते थे, बंगाली भाषाई ज़्यादा लोग हुआ करते थे। तो यहाँ पर बंगाली लोगों का वर्चस्व हुआ करता था और यहाँ हिंदी और उड़िया के लोगों का वर्चस्व हुआ करता था। और ये क्षेत्र मुस्लिम बाहुल्य हुआ करता था और ये क्षेत्र हिंदू बाहुल्य हुआ करता था। तो इसलिए इन लोगों ने क्या किया था, ये वाला जो क्षेत्र अलग किया था, इस क्षेत्र में मुस्लिम बहुल्यता के अनुसार इन लोगों ने, यही मतलब कर्जन के टाइम पे हुआ था। तो कर्जन ने इसीलिए ये बात कही थी, इस्लाम और इस्लाम के अनुयायियों की क्या होगी, प्रधानता होगी। तो ये स्टेटमेंट दिया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा, ठीक है। आप लोग इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा। अगर हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा
गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि बंगाल या बंग भंग हमारे घावों पर बंग भंग एक निर्मम भूल है। बंग भंग एक हमारे लिए एक निर्मम भूल है। बंग भंग हमारे लिए, मतलब बंग भंग मीन्स बंगाल विभाजन, बंग भंग हमारे लिए एक निर्मम भूल है। निर्मम भूल है। ठीक है, ये कहा था गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, गोपाल कृष्ण गोखले। इसके बाद अगर हम लोग स्टेटमेंट की बात करें, मतलब इन्होंने इसको इसलिए कहा था कि बंगाल विभाजन हमारे लिए एक निर्मम भूल है, क्योंकि बंगाल विभाजन जो था भाई सीधी सी बात है हमारे लिए इसलिए निर्मम भूल है। एक तो वहाँ पर जब बंगाल विभाजन हुआ, जो लोग बंगाल में विभाजित नहीं होना चाहते थे तो उनका काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर लड़ाई हुई और दंगे फसाद हुए, जिसकी वजह से यही कहा गया उन्होंने कि एक निर्मम भूल है। और दूसरा भाई, जो व्यक्ति जुड़ा हुआ है जिस जगह से, अब मान लीजिए बंगाल का विभाजन हो, किसी का खेत दूसरे क्षेत्र में पड़ रहा है और वो रहने वाला दूसरे क्षेत्र का है, मतलब दूसरे क्षेत्र में रहता है, तो दिक्कत होगी ना आवन जावन में, या उसको दिक्कत होगी वहाँ के क्रॉप्स कटिंग करने में वगैरह वगैरह, क्योंकि उस समय हम लोग अपने स्वाधीन तो थे नहीं, तो इसलिए ये सारी दिक्कतें होती थी। और वहाँ का उस समय का जो प्रशासन होता था उसमें भी दिक्कतें होती थी, तो इसलिए एक ये निर्मम भूल बताया गया है। अगले अगर स्टेटमेंट की बात करें तो थर्ड स्टेटमेंट होगा बंग भंग या बंगाल विभाजन हमारे ऊपर एक वज्र की तरह गिरा है। विभाजन भारतीयों के ऊपर एक वज्र की तरह गिरा है। भारतीयों के ऊपर एक वज्र की तरह गिरा है। वज्र की तरह गिरा है। बंगाल विभाजन भारतीयों के ऊपर एक वज्र की तरह गिरा है। वज्र की तरह गिरा है। तो ये स्टेटमेंट दिया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। हाँ तो दोस्तों माफ़ करिएगा, कुत्ते वगैरह भौंक रहे थे तो उनको भगाने गया था। ठीक है। अच्छा, ये बंगाल विभाजन ये हमारा फोर्थ स्टेटमेंट चल रहा था। हाँ, बंगाल विभाजन हमारे ऊपर हमारे घाव पर, है ना, हमारे घावों पर नमक की तरह है। घावों पर नमक की तरह है। ये स्टेटमेंट दिया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। ये स्टेटमेंट भी दिया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। एक और भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो कि है फिफ्थ स्टेटमेंट। फिफ्थ स्टेटमेंट में दिया था भारतीय जागरण का, अगर मैं बताऊं आपको तो भारतीय जागरण जो है, भारत का जो वास्तविक जागरण है ना, भारत का जो वास्तविक जागरण है वो बंगाल विभाजन के
बंगाल विभाजन से ही हुआ है। हाँ, भारत का जो वास्तविक जागरण है, भारतीय लोगों का जो वास्तविक जागरण है, या भारत का वास्तविक जागरण, भारत का वास्तविक जागरण बंग भंग से ही हुआ है, बंगाल विभाजन से ही हुआ है, बंगाल विभाजन से ही हुआ है, बंगाल विभाजन से ही हुआ है। बस ये इतने स्टेटमेंट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछे जा चुके हैं। तो जो भारत का वास्तविक जागरण है, भारतीय लोगों का जो वास्तविक जागरण बंग भंग से ही हुआ है, तो ये स्टेटमेंट दिया था महात्मा गांधी ने, हमारे महात्मा गांधी ने। ठीक, महात्मा गांधी ने। तो हम लोगों का जो स्टेटमेंट्स, जो बंगाल विभाजन का जो कार्यक्रम है वो यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद बंगाल विभाजन में और कुछ भी नहीं पूछा जाता है। ठीक है, अब अगर हम लोग आगे बात करेंगे तो आगे जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा बंगाल विभाजन के बाद जो दो आंदोलन स्टार्ट हुए थे उनकी अब हम लोग बात करेंगे, उनकी हम लोग चर्चा करेंगे। कौन कौन से दो आंदोलन स्टार्ट हुए थे? तो वो दो आंदोलन थे, पहले हुआ था बहिष्कार आंदोलन, मतलब बहिष्कार और जो स्वदेशी आंदोलन है ये एक दूसरे के पूरक हैं, है ना, एक दूसरे के पूरक हैं। अब भाई अगर हम किसी चीज़ का बहिष्कार करेंगे तो उन चीज़ों का अगर हमारे लिए लाइफ में इम्पोर्टेंस है उन चीज़ों की, तो हम लोगों को उनकी जो ज़रूरत वो पूरी करने में किसी और चीज़ के सब्स्टिट्यूट लेना पड़ेगा ना हमें उनकी जगह। तो स्वदेशी को फिर हम लोग अपनाते थे। जैसे अगर हम लोग बात करें, हम लोगों ने अगर कहते हैं अगर अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ना बंद करें तो हमें स्वदेशी स्कूल खोलने पड़ेंगे ना, क्योंकि शिक्षा तो जरूरी है भाई, शिक्षा के बगैर काम नहीं चलेगा। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना पड़ा, बहिष्कार, बॉयकॉट मूवमेंट के साथ साथ में स्वदेशी मूवमेंट भी चलाना पड़ा था। तो अब हम लोग पढ़ेंगे स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट, है ना, स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट। ठीक है, स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट की अगर हम लोग बात करें तो शुरुआत होती है ये 7 अगस्त। मैंने आपको इंपॉर्टेंट डेट्स रिलेटेड टू बंगाल डिवीजन लिखवाई थी, जिसमें 19 जुलाई, 20 जुलाई, 7 अगस्त और 16 अक्टूबर, ये 4 डेट्स मैंने आपको लिखवाई थी। इन 4 डेट्स की अगर मैं बात करूं तो जो तीसरी डेट है 7th ऑफ अगस्त, है ना, 7th ऑफ अगस्त, थोड़ा सा साउंड आ रहा होगा, है ना, तो उस चीज़ को आप लोग अवॉइड करिएगा। 7th ऑफ अगस्त 1905, तो जो 7th ऑफ अगस्त 1905 को कलकत्ता में एक मैंने बताया था कि टाउन हॉल की बैठक हुई थी, कलकत्ता टाउन हॉल की बैठक, टाउन हॉल बैठक। ठीक, कलकत्ता में टाउन हॉल की जो बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, जो कि इम्पोर्टेंट है, वो की थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। अध्यक्ष थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। ठीक, अध्यक्षता की थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। और आपको मैं बताऊं, जब सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इस टाउन हॉल की बैठक की अध्यक्षता की थी तो यहीं से 2 मूवमेंट निकल कर आए थे। पहला मूवमेंट था बहिष्कार, बॉयकॉट मूवमेंट, और दूसरा मूवमेंट था आपका स्वदेशी मूवमेंट। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक थे। तो यहीं से
आपके बहिष्कार आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन यहीं से निकलकर आए थे। स्वदेशी आंदोलन। तो अगर हम लोग बात करें कि बहिष्कार आंदोलन में किन किन चीज़ों का बहिष्कार किया गया था, तो अब अगर मैं बात करूं बहिष्कार आंदोलन में बहिष्कार करने की, तो बहिष्कार के लिए अगर मैं बताऊं तो जैसे कि मैं अगर आपसे बताऊं तो बहिष्कार आंदोलन के बारे में, तो बहिष्कार जितनी भी अंग्रेजों के द्वारा हमको सुविधाएं दी जा रही थी, उन सब सुविधाओं का भारतीय लोगों ने बहिष्कार करना शुरू कर दिया था। अब अगर मैं बात करूं तो बहिष्कार, भाई जो विदेशी वस्तु अंग्रेज लोग अपने यहाँ से बनवाकर भारत में लाकर बेचते थे, उनका बहिष्कार करना शुरू किया। विदेशी जो सामग्रियां होती थी उन सब का बहिष्कार करना शुरू कर दिया था। विदेशी या बोल सकते अंग्रेजों द्वारा सरकारी जो नौकरियां दी जाती थी उनका हमने बहिष्कार करना शुरू कर दिया था। सरकारी एवं गैर सरकारी जो कार्यक्रम हुआ करते थे हमने उनमें जाना बंद कर दिया था। और महिलाओं के द्वारा जो कार्यक्रम हुआ करते थे, महिलाओं के द्वारा जो कार्यक्रम नहीं, महिलाओं ने जो वो था ना मद्यपान, जो आपके जो जहाँ पर शराब वगैरह बिकती है, अंग्रेजी शराब का बहिष्कार करना, मतलब महिलाओं के द्वारा जहाँ पर अंग्रेजी शराब के जो ठेके हुआ करते थे उनके बारे उन्होंने आंदोलन करना शुरू कर दिया था और उनको बंद करवाने की मांग करना शुरू कर दिया था। जो भी सरकारी कॉलेज हुआ करते थे, सरकारी कॉलेज या स्कूल, उनका बहिष्कार करना हम लोगों ने शुरू कर दिया था। ठीक है, इसके अगर आगे हम बात करें तो इसमें एक और चीज़ है, जैसे उपाधि, हाँ उपाधियों का भी बहिष्कार हम लोगों ने करना शुरू कर दिया था। जो हम लोगों को उपाधियाँ दी गई थी ना, उनका भी हमने बहिष्कार करना शुरू कर दिया था। तो अगर हम लोग बात करें पहला बहिष्कार में, अगर हम लोग बात करें तो इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैं यहीं से आपको आगे बता देता हूं कि बहिष्कार में क्या क्या चीजें हम लोगों ने बहिष्कार उनका किया था। तो अगर मैं बात करूं, पहला जो था वो हम लोगों ने बहिष्कार कर दिया था विदेशी वस्तुओं का, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। ठीक है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। दूसरा अगर हम बात करें तो विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, विदेशी वस्त्रों का, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ब्रिटेन, इंग्लैंड से बनकर आती थी तो भारत में इनको बेचते थे ये लोग, तो भारत के लोगों से क्या होता था, इनको रेवेन्यू जनरेट होता था, तो इसलिए भारतीय लोगों ने विदेशी वस्तुओं का भी बहिष्कार करना शुरू कर दिया था और विदेशी वस्त्रों का भी बहिष्कार करना शुरू कर दिया था। यहीं पर अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो तीसरा पॉइंट सरकारी एवं अर्ध सरकारी, है ना, सरकारी एवं अर्ध सरकारी नौकरियों का बहिष्कार, अर्ध सरकारी नौकरियों का बहिष्कार, का बहिष्कार। अब भाई अगर हम लोगों ने इसका विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना शुरू कर दिया था तो इट मीन्स कि जब हम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है तो अब हम अपने देश में वो सारी वस्तुएं बनाएंगे। ठीक है, अगर हमने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार कर दिया तो हम सूत काट कर अपने लिए कपड़ा खुद बनाएंगे। अगर हम लोगों ने सरकारी एवं अर्ध सरकारी नौकरियों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया तो पैसा आएगा कहां से, तो हम लोगों ने अपने यहाँ कारखानों का इस्टेब्लिशमेंट शुरू कर दिया। तो इसी तरीके से हमने अपने स्वदेशी हो गए, आत्मनिर्भर हो गए थे। तो मतलब सीधा सा ये था इन आंदोलन के द्वारा, आदमी जो अपना भारतीय लोग थे उन सबको आत्मनिर्भर बनाना था और समाज में इज्जत दिलाना था। भाई आप खुद समझिए कि अगर आप आत्मनिर्भर बन जाएंगे,
अगर आप आत्मनिर्भर बन जाएंगे तो समाज में आपकी इज्जत खुद हो जाएगी, आपके पास पैसा होगा। तो वही जो बड़े बड़े नेता हुआ करते थे राष्ट्रीय आंदोलन के, वो सब यही चाहते थे कि हमारे जो भारतीय लोग हैं वो सब क्या हो जाएं, आत्मनिर्भर हो जाएं। तो इन सब के पीछे क्या था, मेन मोटिव यही था, मेन मोटो यही था कि भारतीय लोग आत्मनिर्भर हो जाएं। अगर हम इसके आगे बात करें, फोर्थ की बात करें तो सरकारी स्कूल और कॉलेज, सरकारी स्कूल और कॉलेज का बहिष्कार। सरकारी स्कूल और कॉलेज का बहिष्कार। फिफ्थ अगर हम बात करें तो अंग्रेजी शराब के खिलाफ, अंग्रेजी शराब के खिलाफ औरतों द्वारा आंदोलन करना, औरतों द्वारा आंदोलन करना। ठीक है, अंग्रेजी शराब के खिलाफ औरतों द्वारा आंदोलन करना। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इसके बाद एक और पॉइंट आता है, वो यह आता है जो सरकारी उपाधियां होती थी, जो अंग्रेजों ने भारतीय नेताओं को सरकारी उपाधियां दी थी, उनका भी बहिष्कार करना। तो सिक्स्थ पॉइंट एक और है जिसको आप लिख लीजिएगा, जो उपाधियों का बहिष्कार। उपाधियों का बहिष्कार। तो ये सारे बहिष्कार हम लोगों ने बहिष्कार आंदोलन के द्वारा आंदोलन के अंडर में किए थे। अगर हम इसके आगे की बात करें तो इसके आगे हम लोग अगर चलेंगे तो आप लोगों को समझना होगा, ये समझना होगा कि आंदोलन में जो क्या था, पार्टिसिपेशन था, वो किन किन लोगों का था, किन किन वर्गों का था। तो अगर हम बात करें तो जैसे अगर हम लोग युवा वर्ग की बात करें तो युवा वर्ग का भी था, कुछ मुस्लिम वर्ग का भी था और कुछ हमारी महिलाओं का भी था। महिलाओं का थोड़ा सा कम था। तो अब हम लोग जो है बात करेंगे कि जो बायकॉट मूवमेंट था और स्वदेशी मूवमेंट था, उसमें सहभागिता, पार्टिसिपेशन किन किन लोगों का हुआ करता था। ठीक है, पार्टिसिपेशन, सहभागिता। ठीक है, तो सहभागिता की अगर हम लोग बात करें तो सहभागिता में सबसे पहले आते हैं जो राष्ट्रवादी क्रांतिकारी हुआ करते थे, उन लोगों का सबसे बड़ा जो था योगदान हुआ करता था। क्रांतिकारियों का योगदान, ठीक, क्रांतिकारियों का काफी बड़ी सहभागिता थी किसमें, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन में। यही अगर हम लोग बात करें सेकंड पॉइंट की, तो सेकंड पॉइंट पर अगर हम लोग बात करें तो सेकंड पॉइंट पर आएंगे युवा वर्ग, है ना, जो यूथ होती थी उस समय, युवा वर्ग के लोगों का भी इसमें क्या हुआ करता था, सहभागिता हुआ करती थी। यही अगर हम लोग बात करें तो महिलाओं का काफी हद तक कम, मतलब काफी कम हुआ करता था सहभागिता, है ना, पार्टिसिपेशन काफी कम हुआ करता था महिलाओं का। और अगर हम लोग आगे बात करें तो आगे मुस्लिम वर्ग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था, मुस्लिम वर्ग के लोगों का भी हमारे लिए क्या हुआ करता था, सहभागिता हुआ करती थी स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन में। ठीक है, मैंने आपको बताया था वही कि जब डिवीजन हुआ था, ठीक है,
तो इधर वाला ये मुस्लिम बाहुल्य हो गया था, इधर वाला ये हिंदू बाहुल्य हो गया था। लेकिन इसमें भी कई ऐसे क्रांतिकारी हुआ करते थे जो कि मुस्लिम थे और जुड़े हुए थे किससे, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन से। तो आप लोगों को यहाँ पर 3 नाम बिल्कुल कंठस्थ कर लेने हैं, बिल्कुल भूलना नहीं है, टिप पर होना चाहिए। जो कि पहला नाम होगा लियाकत हुसैन का, दूसरा नाम होगा अब्दुल रसूल का और तीसरा नाम होगा मुजफ्फर खान का। तो ये 3 नाम आपको बिल्कुल टिप पर रखने हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम्स हैं ड्यूरिंग स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट। मुजफ्फर खान, दूसरे हो जाएंगे लियाकत खान, लियाकत हुसैन होगा, लियाकत हुसैन, ठीक है। और लास्ट जो होंगे वो होंगे अब्दुल रसूल, अब्दुल रसूल। ये 3 नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इन तीनों नामों को बिल्कुल याद करके रखिएगा, इसमें बिल्कुल भी मतलब आपको कोताही नहीं बरतनी है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं आगे, अगर मैं आगे आपको बताऊं तो ये 3 नाम के अलावा जो बहिष्कार आंदोलन तो ठीक है, स्वदेशी आंदोलन जो है, स्वदेशी आंदोलन का सबसे पहला प्रयोग, अगर मैं बात करूं स्वदेशी आंदोलन का सबसे प्रथम प्रयोग किया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा। यह क्वेश्चन बन जाता है कि स्वदेशी आंदोलन का सबसे पहले जो प्रयोग है वो किसके द्वारा किया गया था। तो स्वदेशी आंदोलन का जो सबसे पहला प्रयोग है वो किया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा, दयानंद सरस्वती के द्वारा, ठीक है। और अगर मैं सबसे प्रथम प्रयोग, प्रथम, और अगर मैं इंडियन नेशनल मूवमेंट्स के दौरान की बात करूं तो एक पत्रिका आती थी संजीवनी, ठीक है, एक पत्रिका आती थी संजीवनी, ठीक है, संजीवनी एक पत्रिका आती थी जिसमें इसका प्रयोग किया गया था। इसके जो लेखक थे वो थे कृष्ण कुमार, कृष्ण कुमार इसके लेखक हुआ करते थे, ठीक है। तो इसके जो लेखक हुआ करते थे संजीवनी पत्रिका के वो थे कृष्ण कुमार, ठीक है। कब ये जो स्वदेशी वर्ड था इसका सबसे पहला प्रयोग मैंने तो आपको बताया कि दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। और अगर इंडियन नेशनल मूवमेंट्स के दौरान की अगर बात की जाए तो सबसे पहला प्रयोग जो है आपके कृष्ण कुमार के द्वारा किया गया था। इनके नाम में आप हाँ याद रखिएगा, कृष्ण कुमार 2 लोग हैं, एक बिहार में और हैं, और यहाँ पर जो है उनकी बात की जा रही है कृष्ण कुमार मित्र की, ठीक है, कृष्ण कुमार मित्र की बात की जा रही है। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा कि स्वदेशी का जो सबसे पहला प्रयोग था वो किया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा। और जो फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट में जो सबसे पहला प्रयोग किया गया था वो किया गया था आपके कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा। कहां पर? संजीवनी पत्रिका में, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें तो स्वदेशी और बहिष्कार की बात करें, और अगर हम स्वदेशी और बहिष्कार के आगे बढ़ें, बहिष्कार के बारे में बात करते हुए आगे बढ़ें, तो आप लोगों को याद होगा 1906 का अधिवेशन, 1906 का कहाँ अधिवेशन हुआ था? कलकत्ता अधिवेशन याद होगा आपको। तो उस अधिवेशन को, हालांकि मैंने अधिवेशन के टाइम पर जो मैं पढ़ा रहा था आपको अधिवेशन के बारे में उसमें सब कुछ बताया था, लेकिन कुछ बातें थी जो मैंने यहाँ पर आपको नहीं बताई थी वहाँ पर। तो अब वो जो बातें मैंने यहीं इसी टॉपिक पर ऐड ऑन करने के लिए छोड़ दी थी, तो अब हम लोग उसको ऐड ऑन करेंगे। तो हेडिंग आ जाएगी 1906 का अधिवेशन, 1906 कलकत्ता, 1906 कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है। आपको मालूम होगा कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो की गई थी आपके दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी के द्वारा,
ठीक, दादा भाई नौरोजी द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और मैंने आपको इसमें बताया था कि 4 प्रस्ताव पारित किए गए थे। पहला प्रस्ताव मैंने बताया था बहिष्कार, दूसरा स्वदेशी, और तीसरा स्वराज, और चौथा राष्ट्रीय शिक्षा। ये 4 प्रस्ताव इस अधिवेशन के दौरान पारित किए गए थे, जिसमें अगर मैं बात करूं, देखिए 1905 में हमारा बंगाल विभाजन हुआ था, और 1906 में ही बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन पारित हो गए थे, और स्वराज भी मांग चल रही थी। तो अगर राष्ट्रीय शिक्षा की बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा के अंडर जो है सबसे पहला कॉलेज जो है खोला गया था अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा। अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा इस कॉलेज का नाम था इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स ये एक जो था आपका सांस्कृतिक विद्यालय था, मतलब यहाँ पर सांस्कृतिक शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, सांस्कृतिक शिक्षा दी जाती थी। और अगर इसी के बारे में हम लोग आगे बात करें तो इसी कॉलेज के द्वारा पहली बार छात्रवृत्ति दी गई थी। इसी कॉलेज के द्वारा पहली बार छात्रवृत्ति दी गई थी, तो वो छात्रवृत्ति दी गई थी नंदलाल को। ठीक है, जो हमारे देश में मैंने आपको जैसे बताया था गांगुली करके जो वो थी महिला, उनको फर्स्ट ग्रेजुएट महिला कहा जाता है। ठीक है, और जो अगर पहले स्कॉलरशिप स्टूडेंट की बात की जाए तो उनका नाम था नंदलाल। ठीक है, तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स के द्वारा पहली स्कॉलरशिप या मतलब छात्रवृत्ति दी गई थी। छात्रवृत्ति दी गई थी किसको? नंदलाल को। प्रथम छात्रवृत्ति दी गई थी नंदलाल को। ठीक है, नंदलाल को। और अगर हम बात करें तो एक और कॉलेज खोला गया था जिसका नाम था बंगाल नेशनल कॉलेज। ठीक है, जिसका नाम था बंगाल नेशनल कॉलेज। एक और कॉलेज इसी के मतलब राष्ट्रीय शिक्षा के तर्ज पर खोला गया था जिसका नाम था बंगाल नेशनल कॉलेज। बंगाल नेशनल कॉलेज। और इसके जो प्रिंसिपल हुआ करते थे, वो थे अरविंदो घोष। इसके जो प्रिंसिपल थे वो थे अरविंदो घोष। ठीक है, अब इस अधिवेशन की जो मेन चर्चा होनी थी वो ये हो गई है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पर किसकी? दादा भाई नौरोजी की। बहुत ही ब्रिलियंट व्यक्ति थे ड्यूरिंग इंडियन नेशनल मूवमेंट। बहुत ही ब्रिलियंट व्यक्ति थे। कौन? दादा भाई नौरोजी। तो आप लोग ये इंपॉर्टेंट है कि जो पहला भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा के अंडर कॉलेज खोला गया था वो कॉलेज खोला गया था इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स, और दूसरा कॉलेज खोला गया था बंगाल नेशनल कॉलेज। इन दोनों को आप लोग याद रखिएगा, और ये नेम जरूर याद रखिएगा नंदलाल का, जो कि प्रथम छात्रवृत्ति मिली थी किसको? नंदलाल को मिली थी। अगर हम आगे और उसकी बात करें किसकी? बंगाल नेशनल कॉलेज की, तो इसके जो प्रिंसिपल थे वो थे अरविंदो घोष। ठीक है, अब अगर हम लोग आगे बात करें तो आगे जो है हम लोग बात करेंगे किसकी? दादा भाई नौरोजी की। दादा भाई नौरोजी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इनसे जो है
भारत के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, दूसरा तीसरा एग्ज़ाम अगर आप छोड़ दें तो लगभग हर एग्ज़ाम में आपको इनसे क्वेश्चन मिल जाएगा जिसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट्स पूछा जाएगा। क्योंकि ये बहुत ही गद्दावर नेता हुआ करते थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, क्योंकि ये तो एक तो उदारवादी भी थे और गरम दल के नेता भी हुआ करते थे। तो अगर मैं इनके बारे में आपको बताऊं तो पहला पॉइंट, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था, भारत का वयोवृद्ध पुरुष, है ना, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन, है ना, ऑफ इंडिया, भारत का वयोवृद्ध पुरुष, भारत का वयोवृद्ध, ठीक, वयोवृद्ध। इनको इंडियन ग्लैडस्टोन भी कहा जाता था, भारतीय ग्लैडस्टोन, भारतीय ग्लैडस्टोन, ठीक है, भारतीय ग्लैडस्टोन भी कहते थे। अगर मैं इनकी बात करूं तो आपको मैंने बताया था कि भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने लंदन में चुनाव जीतकर किस हाउस ऑफ कॉमन में सीट हासिल की थी। तो वो कौन थे? दादा भाई नौरोजी। इन्होंने लंदन में हाउस ऑफ कॉमन, जो कि भारत में लोकसभा के बराबर है, हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव जीता था। कौन सी सीट से? फिन्सबेरी सीट से, ठीक है। हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव फिन्सबेरी सीट से जीता था, फिन्सबेरी सीट से जीता था, ठीक है। अगर हम इसके आगे बात करें तो इनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक बहुत बड़े जो कपास के जो व्यापारी होते हैं उनके बेटे हुआ करते थे और ये लंदन में अपना बिजनेस भी करते थे। और अगर मैं इनके बारे में और आपको बताऊं तो इन्होंने अनब्रिटिश पुअर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक लिखी थी, पुअर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक रिटन बाय दादा भाई नौरोजी। बुक रिटन बाय दादा भाई नौरोजी। और ये प्रथम पारसी अध्यक्ष भी थे, याद रखिएगा, प्रथम पारसी अध्यक्ष भी थे ये, ठीक है, प्रथम पारसी अध्यक्ष। अगर मैं इनके बारे में आपको और बताऊं तो एल्फिंस्टन कॉलेज में गणित एवं भौतिकी मतलब मैथ्स एंड फिजिक्स के प्रोफेसर हुआ करते थे। भौतिकी मतलब आप समझ रहे हो ना, पॉलिटिशियन भी थे, मैथमेटिशियन भी थे और क्या थे, गणित, और आपको मैं बताऊं तो गुजराती भाषा के भी प्रोफेसर हुआ करते थे। ये गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर हुआ करते थे, ठीक है, गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर हुआ करते थे, ठीक है। अब अगर हम आगे इस कड़ी में आगे बात करें तो लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में ये गुजराती के ही प्रोफेसर थे,
लंदन में गुजराती के प्रोफेसर बने थे, गुजराती भाषा के प्रोफेसर बने थे। ठीक है, गुजराती भाषा के प्रोफेसर बने थे। और अगर मैं इनके आगे की बात करूं तो इन्होंने एक